आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे जहांगीर के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने अकबर एवं अकबर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उनको कवर कर लिया था। उसके आगे आज हम लोग बात करेंगे जहांगीर के बारे में। तो अकबर से संबंधित जो भी पॉइंट्स थे आपको क्लियर करा लिए गए थे, वहां तक जानकारी आपको दे दी गई थी। अंतिम पॉइंट्स ये बताया गया था कि अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। तो 1605 में अकबर की मृत्यु होगी। उसके बाद जो अगले मुगल शासक बनेंगे मुगल वंश के, उनका नाम होता है जहांगीर, जिनको सामान्य रूप में या फिर उनका जो उपनाम था वो सभी लोग जानते हैं, उनको सलीम के नाम से भी बोला जाता था। अकबर उन्हें सलीम या फिर शेख बाबू भी कहते थे। तो इससे संबंधित कुछ जानकारियां जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये कि जो जहांगीर हैं इनका जन्म कब हुआ। तो जहांगीर का जन्म आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 30 अगस्त 1569 ईस्वी को 1569 में आपको जहांगीर का जन्म दिखाई देता है। इनका मूल नाम अर्थात बचपन का जो नाम था जिससे इनको बुलाया जाता था वह नाम था सलीम। काफी इनकी कहानियां चर्चित हैं, सलीम एवं अनारकली करके आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। तो ये वही सलीम है। यह सलीम अकबर के पुत्र हैं जिनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में होता है। उनके पिता का नाम अकबर सभी लोग जानते हैं और माता का नाम मरियम उज्जमानी अर्थात जोधाबाई कह लें, हरखाबाई या फिर जोधाबाई। अब देखिए पूरा नाम जो है जहांगीर का कई बार पूछ लिया जाता है। तो जहांगीर का जो पूरा नाम है वह था नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर। जैसे ही अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है तो आपको पता चलेगा कि अकबर के शासनकाल के मृत्यु के पश्चात 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है, वह अगला शासक बनता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर यह है कि 24 अक्टूबर 1605 को किसका राज्याभिषेक किया गया, जहांगीर का किया गया। तो किस ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ, यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसका नामकरण किसने किया, किसने इसका नाम सलीम रखा, जहांगीर का नाम सलीम किसने रखा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फतेहपुर सिकरी के एक बड़े महत्वपूर्ण सूफी संत थे जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही सलीम उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इनका नाम सलीम पड़ा। और प्यार से कह लें, जैसे कि लोग माता पिता अपने बच्चों को प्यार से कुछ अन्य नाम से बुलाते हैं, वैसे ही अकबर जो था यह जो जहांगीर है इसे शेख बाबू कहकर पुकारता था। इतनी बात क्लियर है। बताएं भाई। तो कनेक्ट नहीं हो पाया था इसलिए हम नहीं सुन पाए। बाकी लोग बताएं। कन्हैया जी, बताइए भैया। नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है, आप लोगों को पता चल ही गया। अलग अलग विद्वान इनके राज्याभिषेक की बात अलग अलग दिन मानते हैं, लेकिन वर्ष एक ही है। कोई 12 अक्टूबर मानता है, कोई 24 अक्टूबर मानता है, कोई 3 नवंबर मानता है। अलग अलग विद्वान इनके अलग अलग राज्याभिषेक की तिथि को मानते हैं। इसलिए तिथि अधिकांशतः एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, कि तिथि पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती है वो अलग चीज है, लेकिन वर्ष जो है वो वर्ष आपको ध्यान रखना है। 1605 में इसकी राज्याभिषेक किया गया था। जैसे ही राज्याभिषेक होता है एवं जहांगीर सिंहासन पर बैठता है, तो वैसे ही बैठने के साथ ही जहांगीर ने खुसरो
जो है यह विद्रोह कर देता है। खुसरो जो है वह विद्रोह कर देता है और खुसरो को जो जहांगीर है वह क्या कर देता है, पकड़वा कर, जबरी पकड़वा कर उसको अंधा कर देता है। तो यदि यह प्रश्न हालांकि बनता नहीं है, लेकिन यदि पूछा जाए कि जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहला विद्रोह किसने किया, तो वह खुसरो ने किया था, एवं इसी को पकड़वा कर जहांगीर ने क्या करवा दिया, अंधा करवा दिया। अब देखिए, जहांगीर के शासनकाल में एक बड़े महत्वपूर्ण सिख गुरु थे। वो सिख गुरु कौन थे? आप में से किसी को पता है तो नाम बताइए, क्योंकि उस सिख गुरु का नाम पूछा जाता है। किसी को पता है? यह सिखों के 5वें गुरु थे, जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु, जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव, को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण इनको क्या कर दिया गया, फांसी दिलवा दी गई। तो यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि जहांगीर के शासनकाल के समकालीन कौन से सिख गुरु थे, तो सिख गुरु का नाम आपको ध्यान में रखना है। वह सिख गुरु कौन थे? तो वह थे आपके गुरु अर्जुन देव। कौन से गुरु थे, किस नंबर के? तो यह 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी को लिखा। प्रश्न यह बनता है कि यह किस भाषा में लिखा गया? यह फारसी भाषा में लिखा गया है, जिसे सामान्यतः हम लोग अपने यहाँ पर आईने जहांगीरी भी कहते हैं। आईने जहांगीरी पूछे या फिर तुजुक ए जहांगीरी पूछे, दोनों एक ही है। दोनों को जहांगीर ने लिखा है, जिसकी भाषा फारसी भाषा है। इसके अलावा 1611 में जहांगीर का विवाह होता है, जिसका नाम है, उसकी पत्नी का किससे विवाह होता है, तो मेहरुन्निसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरुन्निसा से होता है। और यही मेहरुन्निसा बाद में जाकर नूर जहां के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। आप लोगों ने नूर जहां का नाम सुना होगा, ये वही नूर जहां है जो कि जहांगीर की पत्नी है, और ये पहले मेहरुन्निसा के नाम से जानी जाती थी। इतनी बात क्लियर है भैया? बताए सभी लोग? यस। ठीक है। जहांगीर के शहजादे कह लें, उनके पुत्र कह लें, खुर्रम को महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें सफलता प्राप्त करके अमर सिंह को संधि के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो जहांगीर के शासनकाल में महाराणा प्रताप के पुत्र, जिनका नाम है अमर सिंह, उसके खिलाफ सैन्य अभियान किया गया, जिसमें उसका नेतृत्व उसके शहजादे खुर्रम ने किया। अच्छा ये बताइए, खुर्रम जो है यह किसके बचपन का नाम है? कई बार एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का नाम बचपन का नाम खुर्रम था? बताइए। पता है आप में से किसी को? औरंगजेब सर। औरंगजेब का कहां से हो जाएगा? सर शाहजहां। शाहजहां, वेरी गुड, शाहजहां का नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही शाहजहां इस अमर जो सिंह है, जो कि महाराणा प्रताप का पुत्र है, उसके खिलाफ सैन्य अभियान में यह नेतृत्व करता है, और इसमें अमर सिंह को हराकर यह संधि के लिए बाध्य करता है। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि जहांगीर ने एक बड़ा विशेष प्रकार का सिक्का चलाया था, जिसे निसार कहते हैं। निसार, तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने निसार नामक सिक्के चलाए थे, तो ध्यान रखिएगा वह जहांगीर के शासनकाल में चलाए गए थे। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, आप लोगों ने पेंटिंग्स के बारे में जानते होंगे, चित्रकला के बारे में जानते होंगे। तो जहांगीर का शासनकाल वह काल है जहां पर जो पेंटिंग्स हैं, जो चित्रकलाएं हैं, यह अपने चरमोत्कर्ष स्थिति में थी, अर्थात पीक पॉइंट पर थी। इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को पेंटिंग के दृष्टिकोण से, चित्रकला के दृष्टिकोण से स्वर्ण काल कहा जाता है। यदि यह प्रश्न बने कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में, या फिर निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में
जो चित्रकला थी वह अपने चरमोत्कर्ष पर थी या सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर थी, तो ध्यान रखिएगा वह शासनकाल है जहांगीर का शासनकाल, क्योंकि इसके शासनकाल में हमको विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स, अलग अलग हमको वैरायटी की पेंटिंग्स हमको देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। वहीं पर यदि स्थापत्य का चरमोत्कर्ष पूछा जाए कि आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्थापत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से किसका काल चरमोत्कर्ष का काल रहा, तो बताइए आप में से किसी को जानकारी है? बताएं भाई। शाहजहां सर। शाहजहां, वेरी गुड। शाहजहां का वह शासनकाल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां आपके किसके लिए है? वह है स्थापत्य के लिए। जहांगीर किसके लिए है? चित्रकला के लिए है। इसके अलावा जहांगीर एक चीज अन्य के लिए भी प्रसिद्ध है। वह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसने अपने शासनकाल में न्याय को दिलाने के लिए, न्याय को बाकी व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए इसने न्याय के प्रतीक के रूप में न्याय की जंजीर अपने महल के बाहर लगवाया था। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने न्याय की प्राप्ति हेतु या न्याय के लिए न्याय की जंजीर की व्यवस्था की थी, या फिर न्याय की जंजीर का संबंध किस मुगल शासक से है, तब ध्यान रखिएगा वह है आपके जहांगीर से संबंधित है। क्लियर है बात? बताएं भाई, बात क्लियर है? इसमें किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। यस सर। सर स्थापत्य का अर्थ क्या बताए थे? स्थापत्य आर्किटेक्चर मतलब किसी इमारत का संरचना, किसी कोई ऐसी चीज को बनाना जो कि स्थापत्य के हिसाब से महत्वपूर्ण हो, जैसे ताजमहल हो गया, बाकी चीजें हो गई, लाल किला हो गया। तो ये जो चीजें हैं, जो इमारतें हमारे आपके सामने देखने को मिलती हैं जो कि स्थापत्य का भाग हैं, यह स्थापत्य शाहजहां के शासनकाल में सबसे चरमोत्कर्ष स्थिति में, मतलब सबसे ऊंचाई पर दिखाई देता है। इस काल में अलग अलग स्थापत्य जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी रचना, उनका निर्माण हमको इस शासन काल में दिखाई देता है शाहजहां की। क्लियर है बात? जी सर। ठीक। इसके अलावा इसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में दो बड़ी महत्वपूर्ण प्रथाएं शुरू की गई थी, जिनका नाम था दो अस्पा और सिंह अस्पा। दो अस्पा और सिंह अस्पा। दो अस्पा का मतलब होता था कि जो भी मनसबदार होते थे, उन मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, और जो सिंह अस्पा है इसका मतलब होता था कि जो भी मनसबदार होते थे उनको अपने सवार पद के 3 घोड़े रखने पड़ते, 3 गुना घोड़ा उनको रखना पड़ता था। जो भी उनका पद होता था, सिंह अस्पा में 3 गुने घोड़े, और जो आपका 2 अस्पा होता था उसमें 2 घोड़े। 2 अस्पा 2 गुना घोड़े, सिंह अस्पा 3 गुना घोड़े। खैर इतना डिटेल में नहीं आएगा। प्रश्न आपसे यह सिंपली पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा नामक प्रथा की शुरुआत की थी, तो ध्यान रखिएगा यह शुरुआत की गई थी आपके इसी जहांगीर के शासन काल में। इसके अलावा आप लोगों ने यह काल देख रहे हैं कि 1605 में जहांगीर आ रहे हैं, तो 1605 का ये वही काल है जब ब्रिटिश इंडिया के लोग ब्रिटिश इंडिया नामक एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना करने के लिए भारत में आते हैं। तो सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में एक इंग्लैंड के व्यक्ति हैं, कहले एक प्रकार से दूत कह लें, जो कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत हैं, जिनका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस। यह क्या करते हैं, एक दूत के रूप में जहांगीर के शासन काल में आते हैं। अब देखिए, सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत थे, उनके रूप में सम्राट अकबर के नाम का पत्र लेकर, वो ये सोचते हैं कि अकबर जिंदा होंगे या फिर ऐसी चीजों को मान्यता लेके वह आते हैं, किसके, बादशाह जहांगीर के दरबार में आते हैं।
ठीक है, तो यदि यह प्रश्न पूछा जाए, हालांकि पूछा भी जाता है कि विलियम हॉकिंस जो है, कैप्टन विलियम हॉकिंस, यह किसके शासन काल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासन काल में भारत आया था, और इसने जो पत्र लिया था वह अकबर के नाम का पत्र था। किसके निर्देशन में यह भारत आया? तो इंग्लैंड के शासक जिनका नाम है जेम्स प्रथम, उनके दूत के रूप में यह जहांगीर के शासन काल में आया। कब आया? 1608 ईस्वी में यह आया था। इतनी बातें क्लियर हैं? जी सर। बताएं भाई। ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था, यह कई सारे भाषाओं का विद्वान था। यह इंग्लिश तो जानता ही था, साथ में इसको तुर्की, फारसी एवं अन्य भाषाओं का भी काफी ज्यादा नॉलेज था। यह जो आया था भारत में, यह व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार की शुरुआत करने के लिए, भारत में व्यापार की अनुमति के लिए यह भारत आया था। मैंने जैसे कि पढ़ाया था आपको, जब चार्टर एक्ट में पढ़ा रहा था संविधान की विकास यात्रा, तो उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दिमाग लगा के भारत आए, आगे उन्होंने भारत में व्यापारिक कंपनी की शुरुआत की, फिर वही व्यापारिक कंपनी को उन्होंने प्रशासन के रूप में बदला, और यही प्रशासन धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया कि भारत जैसे समृद्ध देश को उन्होंने क्या कर लिया, अपना गढ़ बना लिया। इसमें सही मायने में कहा जाए तो कई सारे भारतीयों की ही दोष है कि हम भारतीयों में यह एक क्या कह लें कि हम जिसको भी, हमारे यहाँ कोई भी आता है तो हम उसको बड़े सम्मान की दृष्टि से रखते हैं। हम आगे पीछे ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि कल को हमारे साथ क्या हो, क्योंकि हम लोगों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन है, अतिथि देवो भव, जियो और जीने दो। भगवान बुद्ध ने कहा ना, जियो और जीने दो, अतिथि ही देवो भव सनातन धर्म का पार्ट है। मतलब जो भी आए उनके साथ मिलजुल कर रहो, कोई वो नहीं, सब इंसान है, सभी कुछ चीजें हैं। लेकिन भारतीयों ने ये नहीं सोचा कि कल को यही चीजें हमारे साथ गलत हो सकती हैं। इसी का परिणाम हुआ कि बाद में जाकर भारत गुलाम बनता है। भारत को अपने, जो कि स्वतंत्र देश पहले से रहा है, उसको अपने ही देश में अपना गुलाम बनना पड़ता है, और एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है स्वतंत्रता के लिए। तो ये नींव इन्हीं के शासन काल में रखी जाएगी जहांगीर में, जिसमें कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं। इसके अलावा 1612 ईस्वी में राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है, और 1612 ईस्वी में राज्याभिषेक के 7वें वर्ष प्रथम बार इसके शासनकाल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। अभी रक्षाबंधन आप लोगों ने बनाया तथा अपनी कलाई पर कई सारी राखियां बंधवाई। यह पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक है जिसके शासनकाल में प्रथम बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया? तो यह मनाया गया था जहांगीर के शासनकाल में। किस वर्ष मनाया गया था? तो इसके राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, 1612 ईस्वी में। ठीक है। इसके अलावा इसने अपने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष 1616 में उसने शिवरात्रि के दिन योगियों से भी भेंट की। मतलब इस प्रकार से यह सेक्युलर होने की, धर्मनिरपेक्ष होने का कार्य करता रहा इसने। इसके अलावा जहांगीर इसको, मतलब जो रक्षाबंधन का त्योहार है, इसको निगाह ए दस्त कहता था। जहांगीर जो है इस प्रथा को, जो रक्षाबंधन का प्रथा है, उसको निगाह ए दस्त कहता था। तो 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जहांगीर से त्योहार के लिए। एक रक्षाबंधन का त्योहार जो कि 1612 में मनाया गया। दूसरा, इसके शासनकाल में इसने महाशिवरात्रि पर योगियों से भेंट की, जो कि लगभग 1616 ईस्वी में इसने बात की। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो इसके शासनकाल में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है, यह 400 मनसब तथा फिरंगी खान, जिसको इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया इसने, जहांगीर ने। एवं वह 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा, किंतु पुर्तगाली, आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर से पहले ही कौन आ चुके थे इंडिया में, बताइए। ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापित होने से पहले ही, जब आप लोग आधुनिक भारत पढ़ोगे, भारत में जब विदेशी सत्ता की शुरुआत होती है तो सबसे पहले भारत में कौन आते हैं, बताइए। भारत में सबसे पहला कौन आता है सर भैया, पुर्तगाल। बताइए।
पुर्तगाली, फिर से बताइए कोई। सर पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे लास्ट में पुर्तगाली जाते हैं। तो सबसे लास्ट में पुर्तगाली कहां से जाते हैं ये बताइए। ठीक है, आपने बता तो दिया पुर्तगाली। देखिए, जहांगीर के शासन काल में भले ही ब्रिटिशर्स की तरफ से, जेम्स प्रथम की तरफ से विलियम हॉकिंस आया, 3 साल इनके शासन काल में रहा, लेकिन इनके पहले से ही जो पुर्तगाली थे वे भारत में व्यापारिक दृष्टिकोण से बस चुके थे। और पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण ही कह लें या फिर पुर्तगालियों के दबाव के कारण ही कह लें, यह अपने इस कार्य में जहांगीर के शासन काल में वह सफल नहीं हो सका। ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप सभी ने अभी हमको बताया कि जो पुर्तगाली है यह भारत में सबसे पहले विदेशी के रूप में स्थापित होते हैं और सबसे लास्ट में यही पुर्तगाली जाएंगे। हालांकि 1947 में आप ब्रिटिशर्स को जाते हुए भारत में टाटा बाय बाय करते हुए देख लेते हो, लेकिन जो ये पुर्तगाली हैं ये कब जाते हैं बताए आप में से कोई। किसी को जानकारी है? हाँ, नहीं पता? गोवा। वेरी गुड प्रिंस जी, बहुत बढ़िया। गोवा जब भारत का एक अभिन्न अंग था और भारत का राज्य बनाया गया, तब उस भारत के राज्य के स्थापित होने के साथ ही सबसे अंतिम रूप में जो है वह जो पुर्तगालियों का उस पर कब्जा था, पुर्तगालियों के कब्जे से छुड़ाकर इसे भारत में शामिल किया गया, मिला लिया गया। तो सबसे अंतिम में यही पुर्तगाली जैसे गोवा भारत का राज्य बनता है, यह भारत से समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आप देख रहे होंगे कि 1608 में आते हैं साहब, 3 साल तक रहते हैं, लेकिन इनकी मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं हो पाता पुर्तगालियों के कारण। अब इसके बाद क्या होता है कि हॉकिंस के पश्चात जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत जिसका नाम था पॉल केनिंग, वह 1612 ईस्वी में पत्र लेकर मुगल दरबार में वह उपस्थित हुआ, लेकिन हॉकिंस को भी सफलता नहीं मिली, न ही यह जो पॉल केनिंग है इसको भी सफलता नहीं मिली। तो दो लोग आ चुके, एक 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस, दूसरा 1612 में पॉल केनिंग। इसके बाद जेम्स प्रथम ने तीसरा प्रयास किया और इस तीसरे प्रयास में इसने विलियम एडवर्ड्स जेम्स प्रथम का पत्र लेकर बादशाह की सेवा में वह उपस्थित हुआ। यद्यपि वह कुछ सुविधा पाने में सफल हुआ, लेकिन यह जो सुविधा उसको जहांगीर की तरफ से, मुगल बादशाह की तरफ से दी गई थी, यह सुविधा अस्थायी तौर पर दी गई थी, स्थायी नहीं था। तो जो वास्तविक शुरुआत होती है वो होती है जब सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1615 ईस्वी में भारत आता है और पादरी एडवर्ड टेरी के साथ मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में वह एक बार पुनः उपस्थित होता है। तो आप देख रहे होंगे कुल चौथे अटेम्प्ट में यह जो ब्रिटिश साम्राज्य है वह स्थापित होते हुए पहली नींव उसकी पड़ती हुई दिखाई देती है। कौन? सर टॉमस रो। किसके शासनकाल में आया? जहांगीर के शासनकाल में आया, 1615 में आया। और इसके साथ एक पादरी थे, पादरी का नाम था एडवर्ड टेरी, वो भी शासनकाल में इसके शासन साथ में आया था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में यह उपस्थित हुआ। अपनी व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो सर टॉमस रो है उसने नूर जहां, आसफ खान और खुर्रम, खुर्रम जो है उसका बेटा है जो कि शाहजहां है, उसको उसने बहुमूल्य उपहार दिया, जिससे कि वो सभी खुश हुए और उन्होंने इस प्रकार उन सभी को अपने पक्ष में कर लिया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि लास्ट में अंततः बादशाह जो जहांगीर थे उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए, एक फरमान जारी करते हुए अंग्रेजों को पहली बार कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्रारंभ की। ठीक है, और यह भी कहा कि भैया हम आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापारिक सुविधा तो दे ही रहे हैं, साथ में हम आपको यह भी आश्वासन दे रहे हैं कि पुर्तगालियों का यदि आक्रमण होता है तो उसके विरुद्ध भी आपकी सहायता की जाएगी।
तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि जो सर टॉमस रो हैं वह पहली बार सूरत में, गुजरात का जो सूरत शहर है, वहां पर अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने या फिर आदेश प्राप्त करने में वह सफल होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1608 ईस्वी में कैसे अंग्रेजों ने पहली बार जेम्स प्रथम के शासनकाल में कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा। उसके असफल होने के बाद उसने पुनः पॉल केनिंग को भेजा 1612 में। उसके असफल होने के पश्चात 1615 में उसने एक अन्य राजदूत को भेजा, वह भी असफल रहा, और अंतिम में 1615 में उसने सर टॉमस रो को एडवर्ड टेरी के साथ भेजता है, और वह कुछ उपहार देने के पश्चात, जिसमें वह खुर्रम को, उसकी जो पत्नी है उसको, नूरजहां को देने के पश्चात वो उनको अपने पक्ष में करता है, और अंततः गुजरात के सूरत शहर में उनको व्यापारिक जो अधिकार है वह शासक की तरफ से दे दिया जाता है। इतनी बातें क्लियर हैं? यस सर। इसके अलावा जिस हमने आपको पहले ही बताया था कि जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहला विद्रोह किसने किया था? खुसरो ने किया था। इसने खुसरो की 1622 में हत्या करवा दी, और जहांगीर के आदेशानुसार ही उसके शव को इलाहाबाद के निकट एक स्थान है खुलदाबाद में उसकी माता शाह बेगम के कब्र के पास दफनाया गया, और उसका नाम खुसरो बाग रखा गया। जहां पर खुसरो का शव को दफनाया गया, उस स्थान का नाम रखा गया है खुसरो बाग। इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी हत्या कब करवाई गई? 1622 में उसकी हत्या करवाई गई। अब इसके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसने हिंदुओं का जज अलग से नियुक्त किया था। जिस जज का नाम था श्रीकांत। श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया गया था, और जहांगीर ने पुर्तगाली फादर जिसका नाम है जेवियर, उनसे ईसाई धर्म की भी शिक्षा ग्रहण की थी। तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट कि जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली व्यक्ति से या फिर पादरी से कह लें, फादर से कह लें, उसने ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो उनका नाम था फादर जेवियर। और इसने अपने शासनकाल में निम्नलिखित में से किस हिंदू व्यक्तियों का जज नियुक्त किया? उनका नाम था श्रीकांत। इतनी बातें क्लियर हैं? बताइए भाई। yes. इसके अलावा नूरजहां से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। यह वही नूरजहां है जिनसे शादी करता है जहांगीर, जो पहले मेहरुनिसा के नाम से जाने जाती है। इनका मूल नाम मेहरुनिसा है, इनको बाद में नूरजहां के नाम से जाना गया। नूरजहां का मतलब जग ज्योति कह लें। इसके अलावा नूर महल, कई सारे इनके उपनाम उपाधियां हैं। नूरजहां के जो पिता थे वह थे गियास बेग, और इनकी जो माता थी वह थी अस्मत बेगम। माता का नाम अस्मत बेगम और पिता का नाम गियास बेग। ठीक है। अब देखिए भाई, इनका जो जन्म हुआ था वह कांधार के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि नूरजहां ने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज की खोज की थी, आविष्कार किया था। बताइए उस चीज का आपको जानकारी है? गुलाब से इत्र, मतलब गुलाब से इत्र परफ्यूम बनाने की विधि की जो खोज की थी वह किसने किया था? इसी नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने किया था, और उस विधि को अपने पुत्र नूरजहां को बताया था। हालांकि देखिए, दो चीजें हैं। आपके एग्जाम में अधिकांशतः जो एग्जाम आते हैं उसमें जो गुलाब से इत्र बनाने की विधि है वह आपको अधिकांशतः नूरजहां मिलेगा, लेकिन वास्तव में जो नूरजहां ने सीखा था, यह सीखा था उसने अपनी माता अस्मत बेगम से। अस्मत बेगम ने नूरजहां को गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि है उसको उसने बताया था। तो यदि आपके ऑप्शन में दोनों हो, नूरजहां और अस्मत बेगम दोनों हो, तो वहां पर अस्मत बेगम लगाएंगे। लेकिन जहां पर अस्मत बेगम न हो, अधिकांशतः नहीं होता है, वहां पर नूरजहां होता है। ध्यान रखिएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा नूरजहां।
क्लियर है बात? बताइए। यस सर। जी सर। ठीक है। तो इसके पश्चात मुगल काल में कुछ अन्य कई सारी स्त्रियां हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, मैं अलग से बता भी दूंगा। जैसे गुलबदन बेगम हैं जिन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी। इसके अलावा अस्मत बेगम जो हमने अभी बताया कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार, जो कि मेहरुनिसा कह लें या फिर उनकी जो माँ नूरजहां हैं, ये उनकी माता थी। माहम अनगा, माहम अनगा जो है अकबर की धाय माता थी, जिन्होंने पर्दा शासन चलाया था और इन्होंने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में एक मदरसा ए बेगम है उसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी हैं। उसके बाद मुमताज महल शाहजहां की जो कि प्रिय पत्नी हैं। ठीक है। इन्हीं की स्मृति में जो साहब हैं शाहजहां, उन्होंने क्या किया है, ताजमहल का निर्माण किया है। उसके बाद जहांआरा हैं जो कि शाहजहां की बड़ी पुत्री हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह का पक्ष लिया था इन्होंने। और सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट शासिका हैं मुगल काल की महिला के रूप में, वो हैं जेबुनिसा जो कि औरंगजेब की पुत्री हैं। और इन्होंने दिल्ली में बैतूल उल उलम नामक पुस्तकालय की स्थापना की तथा इन्होंने मक्की नाम से कविताएं भी लिखी हैं। पुस्तकालय का नाम क्या है, बैतूल उल उलुम, बैतूल उल उलुम यह पुस्तकालय का नाम है जिसकी स्थापना जेबुनिसा ने किया था। एवं इनके द्वारा जो लिखी गई कविताएं हैं उनका नाम है मक्की, मक्की नाम से इन्होंने कविताएं लिखी। और अंतिम में ये सभी महत्वपूर्ण मुगल कालीन महिलाएं हैं जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो 1605 में इस प्रकार आप देखेंगे कि जहांगीर स्थापित होते हैं जिनका नाम सलीम होता है। जिन्होंने कैसे अपने खुसरो हैं जिनका आगे अंधा करवाएंगे, बाद में उनकी हत्या कर देंगे। उसके बाद उन्होंने अपने शासनकाल में एक आध दो सैन्य अभियान भी किए। इसमें उनका नेतृत्व इनके पुत्र खुर्रम ने अर्थात शाहजहां ने किया। इसने अपने शासनकाल में कई सारे चित्रकलाएं का निर्माण करवाया, न्याय की जंजीर लगवाई, प्रथाएं चलाई, दो अप्सा एवं सिंह अस्पा नामक। इसके शासनकाल में कई सारे विदेशी यात्री आए भारत में व्यापारिक दृष्टिकोण से, जिसमें कैप्टन विलियम हॉकिंस हो गए, पॉल कैनिंग्स हो गए, सर टॉमस रो हो गए। अंततः टॉमस रो भारत में विजेता घोषित होते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो। उसके अलावा अन्य कई सारे इसने कोशिश की है, लेकिन 1627 में ये अपने पद से समाप्त हो जाते हैं। जो अगले शासक बनते हैं वह बड़े इंपॉर्टेंट शासक हैं शाहजहां, जिनकी चर्चा हम लोग कल की क्लास से शुरू करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। कल की क्लास में हम लोग शाहजहां से शुरुआत करेंगे और आगे की चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।